हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के एक नए टॉपिक के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो आज का सवाल है उसमें एक बेसिकली बहुत छोटा सा टॉपिक है और एक आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो पहला जो टॉपिक आज होगा वो आपका होगा नेशनल सिंबल्स, यानी राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में हम लोग जितने भी सवाल आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे स्टेट्स एंड यूटीज़, यानी जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे संबंधित जितने सवाल आए हुए हैं यूपीपीएससी में अभी तक, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो नेशनल सिंबल में बेसिकली ज़्यादातर आपको सवाल नहीं आया है, बहुत कम सवाल इसमें पूछा है, लेकिन एक मैं चार्ट आपको अभी बना के दे दूंगा। आप उतना अगर समराइज़ कर लेंगे, उतना याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ओके, लेकिन ये स्टेट और यूटीज़ वाला है, थोड़ा सा इससे सवाल ज़्यादा आए हुए हैं और इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करना होगा, यानी इस टॉपिक को आपको समझना होगा। ओके, तो जैसे जैसे सवाल आएंगे उसी हिसाब से हम लोग कॉन्सेप्ट पे डेवलप करते चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताते चलूँगा और आप लोग थोड़ा सा इसको अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो जितने भी सवाल हैं वो बहुत आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज के टॉपिक का पहला सवाल है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखा है और बेसिकली उनसे उसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, यानी करेक्ट बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप करेक्ट वाले को सर्कल करना है। ओके, जिससे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाए कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट। ये थोड़ा सा जब आप पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपका एक हैबिट बनता जाएगा। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। सवाल, ये स्टेटमेंट कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज यानी जो नेशनल फ्लैग है उसका डिज़ाइन संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो ये डेट भी दे रखा है। तो बेसिकली ये लाइन का अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो ये कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है उसको संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। हमारी संविधान सभा द्वारा जो नेशनल फ्लैग है उसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा और इस नेशनल फ्लैग के बारे में जानने की कोशिश करें तो थोड़ा सा पॉइंट और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ कि नेशनल जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग की अगर हम लोग बात करें तो एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको डिज़ाइन किया था, उनका नाम था पिंगाली वेंकैया। इसको डिज़ाइन करने वाले का नाम था उस व्यक्ति का जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, उनका नाम था पिंगाली वेंकैया। ओके, पिंगाली वेंकैया साहब ने इसको डिज़ाइन किया था। इसके और पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 22 जुलाई 1947 को। ये सवाल के पहले स्टेटमेंट में ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें वहाँ पे ये ध्यान नहीं देना है कि मतलब ये गलत है। ये बेसिकली ये सही स्टेटमेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये पॉइंट आपको वहाँ पे कहीं अपने नोट्स में लिख लेना है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो इसकी जो लेंथ और विड्थ होती है, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसकी लंबाई अगर 3 है तो इसकी चौड़ाई 2 रेशियो के बराबर चलती है। ओके, इसमें अगर और देखने की बात किया जाए तो बेसिकली इसको ट्राई कलर कहा जाता है। ट्राई कलर में 3 तरीके के इसमें रंग होते हैं। मैं यहाँ पे हल्का सा बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो ऊपर वाला बैंड होता है ना स्टूडेंट, ये जो टॉप बैंड होता है ये डीप सैफरॉन कलर का होता है, डीप सैफरॉन। आप लिखते जाइएगा क्योंकि जितना भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सवाल में अक्सर आपको देखने को मिलेगा। डीप सैफरॉन जो है ऊपर वाला, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, किसी भी तिरंगे का, तिरंगे झंडे का जो कलर ऊपर वाला होता है वो डीप सैफरॉन कलर का होता है। और ये किस चीज़ का सिंबल है? तो ये स्ट्रेंथ एंड करेज का सिंबल है। स्ट्रेंथ एंड करेज का ये सिंबल है। ओके, इसके अलावा ये जो बीच वाला पार्ट है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला जो है वो व्हाइट कलर का होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, लेकिन इसमें एक चक्र बना होता है और इस चक्र में जो नंबर ऑफ तीलियाँ होती हैं वो आपकी 24 होती हैं। ये आईएएस में एक बार सवाल पूछ रखा, आई थिंक 2006 वाले पेपर में पूछ रखा था। तो ये यूपीएससी में भी आ रखा है और ये यूपीपीसीएस में भी आ रखा है।
तो बेसिकली इसमें जो स्पोक्स होते हैं, तीलियाँ जो होती हैं, वो उनका नंबर अगर आपसे कभी पूछे तो वो कितनी होती हैं, 24 होती हैं। और जो ये मतलब ये जो आप कह लीजिए चक्र है, ये किस चीज़ का अगर आप कह सिंबल है, तो बेसिकली ये जस्टिस का सिंबल है, जस्टिस का। ओके, इसके अलावा इसमें कोई कलर नहीं होता। एक कलर और आपको देखने को मिलेगा उसका, ये नीचे नीचे वाला जो बैंड है, ये बेसिकली जो तीसरा वाला बैंड है, ये बैंड आपका किस कलर का होगा, तो ये बेसिकली डीप ग्रीन कलर का होगा। मैं यहाँ पे बना ही दे रहा हूँ, ये डीप ग्रीन कलर का होगा। ओके, हमारे तिरंगे में ऊपर वाला डीप सैफ्रॉन होगा, नीचे बीच वाला व्हाइट कलर का होता है, ये व्हाइट कलर यानी विदाउट कलर का होता है। और ये नीचे वाला जो है ये आपका डार्क ग्रीन कह लीजिए, डार्क ग्रीन कलर का होता है। और ये जो डार्क ग्रीन है ये किस चीज़ का सिंबल है, तो ये बेसिकली फर्टिलिटी ग्रोथ का है या ऑस्पियस ऑफ द लैंड का है। यानी आप ये समझिए कि डार्क ग्रीन जो कलर है ये सिंबल किसका है, तो ये फर्टिलिटी का सिंबल है। ओके, और रही बात ये व्हाइट किस चीज़ का कलर है, मतलब किस चीज़ का सिंबल है, तो पीस एंड ट्रुथ का सिंबल है। किसका, पीस एंड ट्रुथ, शांति और सच्चाई की, पीस एंड ट्रुथ का ये सिंबल है। ये बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिया नेशनल फ्लैग के बारे में। ओके, यहाँ तक अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप जितने भी सवाल नेशनल फ्लैग से आएंगे वो आसानी से आप करते चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखते हैं जो बाकी और स्टेटमेंट है वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है कि संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को हमारे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द व्हील इन नेशनल फ्लैग हैज़ 21 स्पोक्स। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि 24 तीलियाँ होती हैं, न कि 21 तीलियाँ होती हैं। 2 अगर गलत है तो यहाँ पे सवाल पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 2 वाला जहाँ जहाँ होगा पहले उसको आप कट करते चले जाइए। ओके, आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी, उसमें एक ही ऑप्शन है जो कि आपका करेक्ट है। सिर्फ 2 ऑप्शन को दूसरे वाले स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट करेंगे, आप डायरेक्टली आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 3:3:4। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, 3:2 होता है, यानी 3 लंबा है तो 2 चौड़ा होगा, इस रेशियो में चलता है। तो आप इस हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे कि सवाल किस तरीके का आता है। ओके, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर 3 और 2 दोनों गलत हो जाएगा और आपका ये पहला वाला सही है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि इंडियाज नेशनल एनिमल इज डियर, नहीं, एलिफेंट नहीं, टाइगर बिल्कुल सही है। टाइगर जो है भारत का नेशनल एनिमल है और लायन नहीं है। ओके, लायन पहले था लेकिन बाद में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अप्रैल 1973 में एक प्रोजेक्ट आया था 1973 में, जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। इसको लाने का मतलब ही यही था कि जो टाइगर की जनसंख्या है उसको बढ़ाना है, यानी पॉपुलेशन को बढ़ाना है और टाइगर को प्रोटेक्ट करना है। तो इस जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो ये प्रोजेक्ट टाइगर आप कह लीजिए स्कीम को लेके आया गया था अप्रैल 1973 में, तो इस वजह से आप देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट मतलब टाइगर को काफ़ी बचाने का, काफ़ी प्रोटेक्ट करने की बात की गई है इसमें। ओके, तो यही रीज़न है कि भारतीय जो नेशनल एनिमल है इस समय, आज के समय में अगर देखा जाए तो वो टाइगर को बनाया गया है। इससे पहले जो था वो लायन था। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विद रेफरेंस टू नेशनल कैलेंडर, यानी राष्ट्रीय पंचांग जो है बेसिकली उसके बारे में पूछ रहा है, नेशनल कैलेंडर के बारे में। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें कौन सा सही है। तो क्या क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विक्रम इरा। नहीं, विक्रम इरा नहीं है, ये साका इरा या शक इरा है। ओके, बेसिकली आपका स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा, यानी नेशनल कैलेंडर जो है भारत का वो विक्रम इरा पर आधारित नहीं है, ये शक इरा पे आधारित है। ओके, द नेशनल कैलेंडर इज अडॉप्टेड फ्रॉम जनवरी 26, 1950। नहीं, ये भी गलत है क्योंकि ये 22 मार्च 1957 को एडॉप्ट किया गया था, ना कि 26 जनवरी 1950 को। तो आपका स्टेटमेंट 2 भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2।
मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। शक इरा की अगर हम लोग बात करें तो आज जो भी बच्चे ग्रामीण परिवेश में आते होंगे वहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा जो इस इरा का यानी शक इरा का जो पहला महीना होता है वो चैत होता है, चैत्र। अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो वो चैत्र बोला जाता है, लेकिन गाँव के लोग उसे चैत चैत बोलते रहते हैं। ओके, तो जैसे चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन जो ये सब महीने हैं ये बेसिकली शक इरा के महीने हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ग्रुप ऑफ स्टेट या फेडरेशन ऑफ स्टेट या कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट या यूनियन ऑफ स्टेट। अगर आर्टिकल 1 की बात किया जाए तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state। ओके, यानी कहने का मतलब है कि ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो इंडिया दैट इज भारत वो यूनियन ऑफ स्टेट है। क्यों है? इसका रीजन ये है कि कोई भी स्टेट जो है वो यूनियन से अलग नहीं किया जा सकता। बेसिकली कहने का मतलब ये है, यही रीजन है कि इसका करेक्ट आंसर आपका अगर देखेंगे आप तो ऑप्शन नंबर डी में मैच करा रखा है कि आर्टिकल 1 जो कहता है वो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि द पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन, यानी कहने का मतलब है कि किसी नए स्टेट को बनाना ये किसके पास पावर होती है? तो अगर ये देखा जाए तो बेसिकली हमारे संविधान में आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक जो है वो स्टेट एंड यूटीज के बारे में बात करता है। तो जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 की अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल 1 तो मैंने आपको बता ही दिया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट हो गया। आर्टिकल 2 कहता है स्टूडेंट कि संसद जो है वो कानून द्वारा यूनियन में स्टेट को शामिल कर सकता है या नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये किसके द्वारा ये किसके द्वारा किया जा सकता है? तो हमारे संविधान में पार्लियामेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा। तो ये जो पावर दी गई है कि कोई भी नया राज्य बनाया जा सकता है वो हमारे देश के संसद के पास है। ओके, यानी पार्लियामेंट के। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कानून के द्वारा किसी भी राज्य किसी भी राज्य को यूनियन में शामिल कर सकता है या किसी नए राज्य को बना सकता है। ओके, आर्टिकल 3 क्या कहता है? इसी लगे हाथ आप भी ये समझ लीजिए कि आर्टिकल 3 क्या कह रहा है। आर्टिकल 3 के अनुसार अगर देखा जाए तो संसद के द्वारा 2 राज्यों को विभाजित किया जा सकता है या अन्य कई राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य को बनाया जा सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आर्टिकल ये जो कह रहा है 2 और 3, इसमें ज़्यादातर जो पावर है वो पार्लियामेंट की ही चलती है। ओके, यानी हमारे संसद का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, यानी इनमें से कौन सा सही नहीं है इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। नए बेसिकली कहने का मतलब है कि कौन सा कथन बेसिकली नए राज्यों के गठन से संबंध में सही नहीं है। ओके, एक एक करके हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट। ये बात सही है कि गलत है? ये बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया पिछले सवाल में कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो बाय लॉ किसी नए राज्य को बना सकता है, किसी नए राज्य को तोड़ के अलग अलग राज्य में कन्वर्ट कर सकता है यानी बना सकता है, या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकता है, या किसी राज्य की जो बाउंड्री है उसको चेंज कर सकता है, या किसी राज्य का जो नाम है उसको चेंज कर सकता है। तो इतना ढेर सारा पावर जो है हमारे देश के पार्लियामेंट के पास है। ओके, तो पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? सच लॉ शैल कंटेन प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऐसी विधि में संविधान के पहले शेड्यूल और चौथे शेड्यूल में संशोधन के प्रावधान होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि शेड्यूल 1 क्या कहता है? ये बेसिकली स्टेट और यूटीज का लिस्ट प्रोवाइड करता है, और शेड्यूल 4 क्या कहता है? ये राज्यसभा में सीट के एलोकेशन की बात करता है। अब आप समझेंगे कि सीट एलोकेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे इसका क्या काम है? तो बेसिकली जब भी हमारे पार्लियामेंट में जो राज्यसभा होती है वो किसी भी स्टेट में जो पॉपुलेशन होती है ना उसके बेस पे वहाँ पे सीट एलोकेशन का काम आता है। ओके,
तो बेसिकली अगर आप देखें यूपी के केस में, तो यूपी के द्वारा अगर देखा जाए तो यूपी का जो लोकसभा में सीट का नंबर है वो 80 है, 80, और राज्यसभा में 31 है। यही रीज़न है कि क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यूपी के। यही रीज़न है कि देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा का जो सीट है वो यूपी से होते हुए जाता है, क्योंकि मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया है हमारा यूपी। ओके, यही रीज़न है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, सच लॉ शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368, यानी ऐसा कानून आर्टिकल 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसी चीजें होती हैं तो वो संसद के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा बनाई जाती है। कहने का मतलब है कि संसद जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से बाय लॉ एक नए राज्य का गठन कर सकता है, और इसके लिए संविधान में संशोधन के मामले में आवश्यक किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। यानी कहने का मतलब है कि जब भी क्या कोई नया राज्य बनाया जाता है, किसी भी नए स्टेट को बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाता है, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा ही बनाया जाता है। इसमें पार्लियामेंट में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 में संशोधन की जरूरत नहीं होती। आर्टिकल 368 क्या कहता है कि हमारे संविधान में जब भी किसी चीज़ की जरूरत होगी तो उसमें आर्टिकल 368 में मॉडिफाई करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जब भी कोई नया राज्य पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है तो उस केस में आप अगर देखें तो आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी पार्लियामेंट में वो उस नए राज्य को बनाने में मदद कर सकता है। ओके, इसलिए ये स्टेटमेंट जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि ऐसे कानून को अधिनियमित करने के लिए कोई विधेयक संसद में तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे उन राज्यों के विधानमंडल को संदर्भित न किया गया हो जिनके क्षेत्र, सीमाएं या नाम प्रभावित होते हों। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना उनके परमिशन के आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। पार्लियामेंट के पास पावर होती है, वो उस बात को माने या ना माने, यानी उस राज्य की बातों को माने या ना माने, लेकिन ऐसा कुछ नया राज्य बनाने से पहले वो उस राज्य के विधानसभा में बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन आप जरूर देनी पड़ती है, और वो हाँ बोले या ना बोले, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बार आपको उनको उस राज्य की जो आप कह लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर है उसको इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ क्या जरूरत होती है, सिंपल मेजॉरिटी की। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इंडिया इज नॉट अ यूनियन। पहला ही असर्शन जो है, कथन जो है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रीजन ये है कि आर्टिकल 1 क्या कह रहा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये आपका असर्शन जो गलत है। तो ये सवाल बहुत आसान हो जाता है, जैसे ही आपको एक पॉइंट आपको गलत मिल जाए तो आप ऑटोमेटिक सीधे आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। तो ए अगर गलत है तो आपका रीजन सही ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसा फ्रेम किया जाता है असर्शन रीजन वाले कॉन्सेप्ट में, सवाल में, कि आपको अगर एक पता चल गया तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला आपको करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ए अगर गलत है तो ए ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन हम लोग पूरा सवाल को सॉल्व करते हैं तब आगे बढ़ेंगे। ओके, तो पहला क्या कह रहा है कि जो इंडिया इज नॉट अ यूनियन, नहीं, इंडिया यूनियन ऑफ अ स्टेट है। बिल्कुल सही, ये गलत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब मैंने अभी आर्टिकल 1 में क्या कहा गया था मैंने आपको बता दिया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। तो यह एक यूनियन है। ओके, इंडिया इज अ यूनियन। तो आपका ये हो गया। और रीजन क्या कह रहा है कि यूनियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू अल्टर द एरिया बाउंड्री एंड नेम ऑफ एनी स्टेट इवन विदाउट इट्स कंसेंट। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया कि आप मानिए या ना मानिए, लेकिन आपको एक बार इंफॉर्मेशन दे देना है उस स्टेट लेजिस्लेचर को जहां से आप जहां आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये पावर जो यूनियन पार्लियामेंट के पास है, ये कह रहा है कि किसी भी राज्य की एरिया को चेंज कर सकता है, उसकी बाउंड्री को घटा बढ़ा सकता है, उसके नाम में कोई परिवर्तन कर सकता है, और बिना उस राज्य के कंसेंट के हिसाब से। ओके, बिना उस राज्य के कंसेंट के, बिना उस राज्य के परमिशन के ऐसा कर सकता है। लेकिन एक होता है ना कि सम्मान वाली बात, कि उस राज्य से एक बार पूछ लिया जाता है आप उस राज्य की बात को मानिए या न मानिए। तो ये रीजन जो है आपका सही है, लेकिन असर्शन जो है आपका वो गलत है। तो इस हिसाब से देखें तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं
ये यहाँ पे असर्शन रीजन का सवाल है, तो असर्शन क्या कह रहा है और रीजन क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं हम लोग। असर्शन कह रहा है कि द प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यूज ऑफ द कंसर्न्ड लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट ऑन द सब्जेक्ट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन के लिए संसद को सिफारिश यानी रिकमेंडेशन कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं इस विषय पर संबंधित राज्य के विधानमंडल यानी उस राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर से निर्धारित अवधि के भीतर विचार प्राप्त करने के बाद। तो ये जो असर्शन है ये सही है या गलत है? तो असर्शन की अगर बात करें तो ये आपका सही है। रीजन क्या कह रहा है? इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर। तो राष्ट्रपति के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है, यानी नॉट मैंडेटरी है। ये भी बात आपका सही है। ओके, इस हिसाब से देखें तो ये रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये अपने आप में करेक्ट है। यानी कहने का मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है। यही रीजन है कि यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। यानी कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा नए राज्यों के गठन के लिए संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो एक एक करके देखते हैं। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ये मतलब किसी राज्य की जो एरिया है उसको बढ़ाने की बात कर रहा है, तो ऐसा पार्लियामेंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, अगर बढ़ा सकता है तो घटाने की भी तो क्षमता होगी, तो ये भी सही है। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, मैंने कई बार अभी भी रिपीट किया हूँ कि नाम को चेंज किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? स्टेट में इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी, कहने का मतलब एक राज्य में यूटी शामिल हो सकता है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है हमारे संविधान में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पूछा क्या है? नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी राज्य को स्वयं किसी क्षेत्र को शामिल करने का अधिकार नहीं देता। जो भी होगा ये सेंटर का काम है, यानी पार्लियामेंट का काम है, न कि किसी स्टेट लेजिस्लेचर का काम है। ओके, इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ हमारे पार्लियामेंट के फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 में है, 14 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये क्या कह रहा है कि गारंटी टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन, यानी ये देश के देसी लोगों को विदेशी दोनों लोगों को गारंटी देता है। बिल्कुल ये सही है। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की अगर हम लोग बात करें, कहाँ पे? पब्लिक सेक्टर में, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भारतीय सिटीजन को गारंटी दिया जाना चाहिए, ये बात करता है आर्टिकल 16। ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी गारंटी ओनली टू इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इंडियन सिटीजन, यानी भारतीय नागरिकों को जो सरकारी नौकरियां होती हैं उनमें गारंटी देने की बात करता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट पावर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी सही है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ही पावर है किसी नए राज्य को बनाने में या क्रिएट करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि अल्टरिंग द नेम ऑफ स्टेट पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पावर पार्लियामेंट की होती है, न कि स्टेट लेजिस्लेचर की। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा है, कौन सा सही नहीं है। ओके, तो जो किसी भी राज्य के नाम को अल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, ये पावर पार्लियामेंट के पास है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। तो पहला क्या कह रहा है कि द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन स्टेट हैव नो राइट ऑफ सेपरेशन। बिल्कुल सही पॉइंट है कि संविधान में राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? यस के धर कमीशन जो कि 1948 में लाया गया था, इनको बनाया गया था, ये कमीशन 1948 में बनाया गया था। हैड गिवन प्रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लैंग्वेज फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। यानी कहने का मतलब है कि यस के धर कमीशन जो है वो राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के बजाय यानी जो लिंग्विस्टिक और कह लीजिए कि लिंग्विस्टिक आधार पर कि इसको तवज्जो न दे करके प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी थी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लायबिलिटी के बेस पे इसको
प्रेफरेंस दिया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है कि कांग्रेस कमेटी इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया, ये एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। इसी कमेटी का नाम था जेवीपी कमेटी। बनी कब थी ये? दिसंबर 1948 में बनी थी। क्यों बनी थी? कि भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष, मतलब बात करनी थी, तो इसके पक्ष में ये कमेटी नहीं थी। यानी जिसमें शामिल कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जी। ये तीनों लोगों ने मिल करके ये कमेटी, इन तीनों लोगों को मिला करके ये कमेटी बनी थी 48 में बनी थी। यहाँ पे 48 में बनी थी। और ये इन तीनों लोगों ने मिल करके, इनके साथ साथ कांग्रेस जो कमेटी थी वो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में नहीं थी। यानी कहने का मतलब है कि ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। इस हिसाब से अगर देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि केंद्र के पास और राज्य के पास अपना अपना पावर होता है, जो कि हमारे संविधान के द्वारा मिलता है उन्हें। ओके, तो इसमें देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है कि फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया से संबंधित इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है स्टेट हैज नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी भारत के संविधान के तहत राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेसेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। तो सवाल ये कह रहा है कि अलगाव की वकालत यानी जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेसेशन को अभिव्यक्ति यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का संरक्षण प्राप्त होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो जस्ट एडवोकेसी ऑफ यानी अलगाव की वकालत करना भी एक उचित प्रबंधन के अधीन आता है, ना कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को संरक्षण प्रदान करता है। ओके, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए तो इसका आपका स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ओनली वन करेक्ट है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर देयर इन इंडिया। जब ये सवाल पूछा गया था तो वो 2002 में पूछा गया था। उस समय इसका आंसर कुछ और होगा, आज के समय में इसका आंसर कुछ और होगा। जब ये सवाल पूछा गया था तो उस समय भारत में 28 राज्य थे और 7 यूटीज थे। ओके, ये ऑप्शन उस ये सवाल के दौरान ये ऑप्शन सही था, लेकिन अगर आज का सिनेरियो देखा जाए तो आज के हिसाब से ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट है कि 2 जून 2014 को भारत को 29वां राज्य मिला था, उसका नाम था तेलंगाना। ओके, तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य 29th स्टेट बनाया गया था। कब? 2 जून 2014 को। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख को अलग करके यूटीज के रूप में बना दिया गया। तो ये 29 से घट के 28 राज्य हो गए। और उस समय जब ये बनाया गया था तो 7 यूटीज थे, तो आगे चल करके 9 यूटीज हो गए। ओके, 28 स्टेट और 9 यूटी हो गए। फिर आगे चल करके दादरा एंड नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव को मिला करके एक यूटीज बना दिया गया। तो ये 9 में से घट करके कितने हो गए? 7। एक बना दिया, माफ कीजिएगा। तो ये 9 से घट करके कितने हो गए? 8 हो गए, क्योंकि 9 पहले थे। तो ये 8वां, ये 9वां, इन दोनों को मर्ज करके अगर एक बना दिया गया तो 9 में से एक घट जाएगा, तो बनेगा कितना? 8 यूटीज। और राज्य कितने रह जाएंगे? राज्य उतने ही रह जाएंगे। तो आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो भारत में 28 स्टेट हैं प्लस 8 यूटीज हैं। ओके, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन उस सिनेरियो में ऑप्शन नंबर बी सही था। अगर आज के केस में देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस अबव। ओके, क्योंकि आज के केस में 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि द नंबर ऑफ इंडियन स्टेट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना। मैंने अभी बताया कि जब तेलंगाना को बनाया गया था तो ये तेलंगाना 29th स्टेट था भारत का। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब ये नंबर ऑफ इंडियन स्टेट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना कर रहा है तो 29 हो जाए। लेकिन आज के केस में अगर आप देखिए तो आज के केस में इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 28 राज्य ही हैं। लेकिन जब ये बनाया गया था तो ये 29th स्टेट के रूप में बनाया गया था। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन मैं आपको इसी के साथ ये भी बता दे रहा हूं कि अगर आज की सिनेरियो की बात करें तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पूछा गया है 2013 में, तो
उस हिसाब से देखिए तो उस समय 29वां राज्य बनाया गया था तेलंगाना को। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी, इन चारों में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? अंडमान निकोबार है, दमन एंड दीव है, पुदुचेरी है, गोवा एक राज्य है ना कि यूटीज है। ओके, इट इज अ स्टेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वाज गिवन द स्टेटस ऑफ एनसीआर, यानी कहने का मतलब है कि किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन माना गया था? तो ये है आपका 69वां संविधान संशोधन, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। इसके द्वारा जो है, इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बरकरार रखा गया था और इसके साथ ही साथ इसमें एक विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के अतिरिक्त संविधान के आर्टिकल 239 239 ए इसके तहत अगर देखा जाए तो दिल्ली को एनसीआर के रूप में नामित कर दिया गया था। ओके, तो बेसिकली आप यहाँ पे देखिए कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट पूछा है, तो 69th हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्टार मार्क लगा देता हूँ। जिस भी एग्जाम की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो ये आप अगर पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे तो ये सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीआर के रूप में घोषित किया गया था। ओके, इसके अलावा मैंने आपको एक आर्टिकल भी बता दिया, आर्टिकल 239 ए, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि सिक्किम बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडिया अंडर 30th अमेंडमेंट एक्ट, 32nd, 35th या 40th। सिक्किम की अगर बात किया जाए, ये इस पॉइंट को थोड़ा सा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सिक्किम जो है, सिक्किम इसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया था, 22वां राज्य। और किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत बनाया गया था? 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत इसको बनाया गया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य के रूप में शामिल किया गया था और इसे 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा इसको बनाया गया था। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे आपको अगर देख पा रहे होंगे तो भारत में अगर देखा जाए तो इससे पहले 35वां 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 को लाया गया था, जिसके तहत सिक्किम को एक उसमें इस संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, आर्टिकल 2A। इसके तहत सिक्किम को एक एसोसिएट यानी सहयोगी राज्य के रूप में, एसोसिएट स्टेट के रूप में भारत में शामिल किया गया था 35वें अमेंडमेंट एक्ट 1974 के द्वारा। यही आगे चल करके 36वां अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1975 में और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। मैं सिंपली आपको 2 पॉइंट बताया कि सिक्किम जो है वो राज्य बनने से पहले भारत में एक एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था 35वें अमेंडमेंट एक्ट 1974 के द्वारा। और यही इसके बाद एक और अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 36वां, जिसके द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया गया था। यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 36 नहीं है, अदरवाइज ये 36 वाला सही होता है। यहाँ पे 35 वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 36 नहीं है। ओके, दोनों पॉइंट में आपको बता दिया रहा हूं। अगर यहाँ पे 36th अमेंडमेंट एक्ट होता तो आपका राइट आंसर यही होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर आपका 35th अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा, क्योंकि 35th के द्वारा एक एसोसिएट स्टेट के रूप में सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया था। कब किया गया था? 1974 में। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, मैंने दोनों आपको पॉइंट बता दिया है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी ये राज्य कब कब बने हैं उनको उनके क्रोनोलॉजी में शामिल करना, अरेंज करके आंसर को बताना है। अगर गोवा की बात किया जाए, गोवा को 30 मई 1987 को राज्य के रूप में शामिल किया गया था। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना को 2 जून 2014 के रूप में शामिल किया गया। झारखंड की अगर हम लोग बात करें, जितना भी मैं बता रहा हूं आप लिखते चले जाइए। ओके, झारखंड को 15 नवंबर
2000 को राज्य के रूप में बनाया गया। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा जो है ये 1 नवंबर 1966 को इसको बनाया गया था। ओके, तो पूछा क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सबसे बाद में कौन सा बना है आप देख पा रहे होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखेंगे तो हरियाणा सबसे पहले आएगा नंबर 1 पे। इसके बाद अगर देखेंगे तो गोवा आ जाएगा। गोवा के बाद ये नंबर 4 सबसे पहले आएगा, तो ये तो चला गया। 4 के बाद अगर देख पा रहे होंगे तो 2 आ रहा है कि 1 आ रहा है। 4 के बाद 1 आ रहा है गोवा, तो 4 के बाद 1 इसमें है, यहाँ पे 2 है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हरियाणा आएगा, फिर गोवा आएगा, फिर आपका आएगा झारखंड, फिर आपका आएगा तेलंगाना। तेलंगाना जहां सबसे लास्ट में 2 होगा वही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग इंडियन स्टेट, यूज द कोड गिवन बिलो एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर। ओके, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम की, झारखंड की। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ को कब बनाया गया था? छत्तीसगढ़ को बनाया गया था 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ को एक राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो ये 20 फरवरी 1987 को इसको बनाया गया था। झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बता दिया 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। और सिक्किम की अगर हम लोग बात करें, सिक्किम की तो 16 मई 1975 को ये बनाया गया था। ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात कर रहा है, यानी सबसे पहले कौन बनाया गया था इनमें से आप देख पा रहे होंगे। तो 75 सबसे पहले आएगा, तो 4 वाला सबसे पहले आएगा। तो 16 का आपका 4 सबसे पहले यहाँ है और यहाँ है, यानी ये चला गया ऑप्शन नंबर सी और डी चला गया। 4 के बाद फिर कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़ 2000 में, फिर ये 87 में, तो ये 36, इसके बाद 2 आ जाएगा 1987 अरुणाचल प्रदेश वाला। तो 2 आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी पहले सिक्किम आया, फिर अरुणाचल प्रदेश आया, फिर आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, लास्ट में आएगा झारखंड। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे 2 लिस्ट दे रखा है और वो उसमें एक लिस्ट में राज्य दे रखा है, दूसरे में वो कब बने। एक एक करके देखते हैं हम लोग। सिक्किम कब बना था? 1975 में, अभी हम लोग देखा, तो ये मिला दीजिए। तेलंगाना 2014 में बना था, ये 2014 हो गया। झारखंड की बात करें तो ये 2000 में बनाया गया था। नागालैंड की अगर हम लोग बात करें तो नागालैंड जो है स्टूडेंट वो 1962 में नहीं बनाया गया था, मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये 1963 में बनाया गया था नागालैंड। ये करेक्ट ईयर है, ये ईयर आपका नहीं होगा। इस हिसाब से अगर देखें तो ये सवाल गलत है। ओके, अगर इसके करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ये चारों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये ईयर जो है वो गलत दे दिया है। नागालैंड बना था 1963 में। और अगर इसके नागालैंड के डेट की बात किया जाए तो डेट भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 दिसंबर 1963 को इसको बनाया गया था, भारत के 16वें स्टेट के रूप में। ओके, भारत के 16वें स्टेट के रूप में 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को बनाया गया था। तो आप ये मैं ईयर भी बता दिया हूँ, इसका ये गलत सवाल है, ये भी मैंने आपको बता दिया हूँ। ओके, बाकी आप अपने हिसाब से इसको एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि किस ईयर में कौन सा स्टेट बना है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1948। पहला पॉइंट ये है कि ये सवाल गलत है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था। तो 1948 में इन चारों ऑप्शन में से किसी भी राज्य का गठन नहीं हुआ था। अगर यहाँ पे ये पूछ लेता कि कौन सा प्रोविंस बना था, प्रोविंस का मतलब प्रांत, तब ये सवाल आपका सही हो जाता। अगर यहाँ पे स्टेट की जगह प्रोविंस की बात कर रहा होता तो ये सवाल आपका सही होता और इसका करेक्ट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे स्टेट पूछ के ये सवाल को गलत कर दिया है। ओके, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया और असम हो गया, इन तीनों को, ये तीनों जो हैं ये 15 अगस्त 1947 को एक प्रोविंस के रूप में बनाए गए, प्रोविंस बनाए गए। ओके, इन तीनों राज्यों को जो आज हम लोग राज्य कहते हैं, इन्हें 15 अगस्त 1947 को एक प्रोविंस के रूप में बनाया गया। और ये तीनों 26 जनवरी 1950 को एक स्टेट के रूप में आए। ओके, यानी स्टेट बने। कब बने? 1950 26 जनवरी को। ये दोनों पॉइंट ध्यान दे लीजिए। इसके बाद मैं कलर चेंज करके हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश जो है इसे 15 अप्रैल
15 अप्रैल 1948 को प्रांत के रूप में बनाया, और यही आगे चल करके 25 जनवरी 1971 को राज्य के रूप में बनाया गया, स्टेट के रूप में बनाया गया। ओके, यानी कहने का मतलब है हिमाचल प्रदेश 1948 में प्रांत बना था और 1971 में इसको राज्य बनाया गया था। इस हिसाब से देखिए तो ये सवाल गलत है, मैंने दोनों पॉइंट आपको बता दिया, और अगर यहाँ पे प्रोविंस दिया होता तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाता हिमाचल प्रदेश। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है द कमीशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन। ओके, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि द कमीशन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, तो ये बेसिकली हुआ कब था? तो 29 दिसंबर 1953, ये 53 को बना था। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो चारों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ये सवाल बेसिकली आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 29 दिसंबर 1953 को की गई थी, और इस मतलब पुनर्गठन के लिए जो आयोग बनाया गया था उसने अपनी रिपोर्ट को 30 सितंबर 1955 को प्रस्तुत किया था, और इस कमेटी का क्या नाम था? तो फजल अली कमेटी या कमीशन था, फजल अली कमीशन। आयोग है ना तो कमीशन होगा। फजल अली कमीशन को इसके लिए गठन किया गया था। इसमें 2 मेंबर और थे। फजल अली इसके जो थे चेयरमैन थे, और 2 मेंबर थे के एम पनिक्कर, और इसके अलावा एक और थे, इनका नाम था एच एन कुंजरू। ये दोनों लोगों का नाम आप लोग ध्यान से रटिएगा, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है कि फजल अली कमीशन जो कि बनाई गई थी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए, उसमें फजल अली के अलावा और कौन कौन से मेंबर थे? तो आपका आंसर हो जाएगा के एम पनिक्कर और एच एन कुंजरू। ओके, इसी आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा पर अगर देखा जाए तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मैं कलर चेंज करके लिख दे रहा हूं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को बनाया गया। ओके, और इसी बेस पे देखा जाए तो आंध्र प्रदेश को अक्टूबर 1953 में इस देश का पहला भाषाई आधार पर राज्य बनाने का गौरव प्राप्त हुआ। यानी इस देश में पहला वो स्टेट कौन सा है जो भाषाई आधार पर राज्य बना था? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पर यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को बनाया गया था आंध्र प्रदेश। कब बनाया गया था? तो अक्टूबर 1953 में। ओके, इस बेस पे देखा जाए तो कमीशन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये 29 दिसंबर 1953 को एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल बेसिकली गलत है, इसमें चारों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। यहाँ पे 1953 दिया होता तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के आधार पर भारत में कौन सा राज्य सबसे पहले बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। कब बनाया गया था? तो अक्टूबर 1953 में बनाया गया था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के ढेर सारे सवालों के साथ। ओके, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।